मित्रों नमस्कार। हम हैं धनीराम पटेल, एडवोकेट, बिलासपुर छत्तीसगढ़। और आज चर्चा करेंगे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के उपेक्षा, उपहास, विरोध और स्वीकार्यता के 100 वर्ष। चर्चा शुरू करने के पहले आप सबसे आग्रह करूंगा कि मेरे चैनल DR पटेल एडवोकेट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मित्रों, अभी विजयदशमी 2 अक्टूबर से संघ के शताब्दी वर्ष शुरू हुई है, जो 1 साल तक चलेगी। तो सबसे पहले संघ के संस्थापक परम आदरणीय डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार, जिन्होंने 27 सितंबर 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना नागपुर में किया और आज एक नन्हे पौध के रूप में जो शुरू हुआ एक शाखा से आज विशाल बट वृक्ष बन गया है। तो शुरू करने के पहले डॉक्टर साहब के जीवन का अवलोकन करें। डॉक्टर साहब का जन्म नागपुर में 1889 में 1 अप्रैल को हुआ। उनकी प्राथमिक शिक्षा और हाई स्कूल की शिक्षा नागपुर में हुई। उसके पश्चात MBBS के अध्ययन के लिए कलकत्ता चले गए और कलकत्ता में MBBS के अध्ययन के दौरान ही क्रांतिकारियों के जो संगठन अनुशीलन समिति थे उससे जुड़े हुए थे और 1916 में MBBS की शिक्षा पूर्ण करने के बाद 1917 में नागपुर आ गए और अपने चिकित्सा सेवा की शुरुआत किया। उसके साथ साथ उस समय कांग्रेस सेवा दल से जुड़ के कांग्रेस के नागपुर के सचिव के पद पर आसीन थे। लेकिन कांग्रेस की राजनीतिक गतिविधि और कांग्रेस के मुस्लिम लीग के सामने समर्पण और समझौतावादी नीति के कारण कांग्रेस से उनका मोह भंग हो गया और डॉक्टर हेडगेवार साहब एक ऐसे संगठन चाहते थे जो मां भारती के लिए समर्पित हो और मां भारती के लिए समर्पित कार्यकर्ता जो निष्काम कर्म योग पे विश्वास करते हों और बौद्धिक रूप से और शारीरिक रूप से परिपक्व हों। जो भारत की स्थिति थी भाषा के नाम पे, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे जो विरोध था और सामंजस्य का अभाव था, उसको समाप्त करके सनातन विचारधारा के अनुसार, भारतीय संस्कृति के अनुसार एक सशक्त और मजबूत भारत के निर्माण किया जा सके। जैसे मैंने बताया कि कांग्रेस से मोह भंग होने में तत्कालीन राजनीतिक कारण था। पहला, 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग
के बीच इसने ये स्वीकार कर लिया कि केंद्रीय विधान परिषद में मुसलमानों को 33% आरक्षण दिया जाएगा, जबकि मुसलमानों की जनसंख्या उस समय पूरे भारत में, संयुक्त भारत में 23.8% था और रिजर्वेशन दिया गया 33% केंद्रीय विधान परिषद में। राज्यों के विधानसभाओं में भी उनके जनसंख्या से अधिक रिजर्वेशन दिया गया। और दूसरा कारण जो था, पृथक निर्वाचन मंडल को स्वीकार करना। कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल को स्वीकार कर लिया, जिसके तहत मुस्लिम के लिए आरक्षित सीटों में सिर्फ मुसलमान ही वोट कर सकते थे। तीसरा एक महत्वपूर्ण कारण जो था, मोपला विद्रोह, जिसको इतिहास में मोपला विद्रोह कहते हैं, वास्तव में उसको मोपला नरसंहार कहना चाहिए। और मुस्लिम लीग के विचारधारा और वामपंथी विचारधारा के लोगों ने एक साम्यवादी क्रांति के नाम पे हिंदुओं के ऊपर नरसंहार किया, हिंदुओं के नरसंहार किया और हजारों हिंदू मारे गए, मोपला जो केरल में है। इन परिस्थितियों ने डॉक्टर साहब को एक नया संगठन स्थापित करने के लिए प्रेरित किया और वो जैसे भारत के निर्माण करना चाहते थे, भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति के आधार पे, इसके लिए उन्होंने 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना किया। उस समय जो एक शाखा से जो शुरू हुआ था, वो आज 83,000 शाखाएं हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूरे भारत में। अब विश्व के लगभग 55 देशों में इसके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संगठन संचालित हैं। 83,000 जो शाखा हैं, उसमें 55,000 दैनिक शाखा और जो साप्ताहिक मिलन शाखा और मिलन मंडली चल रहे हैं, जिसमें करोड़ों स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए हैं और संघ के सेवा में और मां भारती के सेवा में लगे हुए हैं। लेकिन इन 100 सालों में जब संघ की स्थापना किया डॉक्टर साहब ने, उस समय उनको हंसी के पात्र बनाया गया। आप सब जानते होंगे कि डॉक्टर को क्या हो गया, डॉक्टर कैसे, क्या कर रहा है डॉक्टर, इन बच्चों के साथ अपने डॉक्टरी को छोड़ के ये संगठन चला रहा है करके उनको उपहास किया गया। उस समय कई लोग तो डॉक्टर पागल हो गया है बोलने लगे और उपेक्षा। उस समय अंग्रेज सरकार भी संदेह की दृष्टि से देखती थी संघ को और संघ, अंग्रेज सरकार हतोत्साहित करती थी। उसके बाद स्वतंत्रता के बाद संघ को स्वतंत्र भारत के सरकार ने भी उपेक्षा किया और विरोध किया। और आप जानते हैं कि गांधी के हत्या के बाद 1948 में और 1975 में और 1900 अयोध्या आंदोलन के समय 1992 में 3 बार संघ को प्रतिबंध लगाया गया, फिर प्रतिबंध को उठाना पड़ा। तो संघ ने कई उतार चढ़ाव देखा है और संघ ने हमेशा मां भारती की
और भारत की सेवा किया। आप सब जानते हैं कि 1947 में विभाजन के विभीषिका के बाद जो शरणार्थी पाकिस्तान से आए, उनकी सेवा, उनकी विस्थापन में सहयोग किया। 1962 के भारत चीन युद्ध के समय सेना के साथ कंधे से कंधे मिला के चला, लोगों को सहयोग किया। 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय जो शरणार्थी उस समय भी आए, उनकी सेवा किया, सेना के साथ कंधे से कंधे मिला के चला। 1971 में जो युद्ध हुआ उसमें शरणार्थी आई, उसमें भी संघ के स्वयंसेवकों ने बढ़ चढ़ के सेना का सहयोग किया, शरणार्थियों को सहयोग किया, भोजन के व्यवस्था किया, विस्थापन के व्यवस्था किया। हमेशा राष्ट्र के और समाज के सेवा में संघ लगा रहा। उसके भी बावजूद भी जो संघ विरोधी सरकारों ने अत्याचार किया, जो संघ के द्वितीय सरसंघ चालक गुरु गोलवलकर जो थे, गुरुजी, जिनको गुरुजी के नाम से जाना जाता है, उनको जेल में डाला। संघ के कार्यकर्ताओं को 48 में जेल में डाला गया और ये आरोप लगाया जाता है कि संघ ने स्वतंत्रता संग्राम में सहयोग नहीं किया, भाग नहीं लिया। ये गलत है। डॉक्टर हेडगेवार साहब 1920 में, 1930 में एक साल विभिन्न आंदोलनों में जेल में रहे, 2 साल लगभग जेल में रहे। संघ के स्वयंसेवकों को चाहे असहयोग आंदोलन हो, चाहे भारत छोड़ो आंदोलन हो, संघ ने नहीं रोका कि आप उसमें भाग ना ले करके। भूमिगत रह के, सामने में रह के, व्यक्तिगत रूप से संघ के स्वयंसेवकों ने स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़ के भाग लिया है। जो इतिहास में उसका उल्लेख मिलता नहीं है, यह इतिहास लिखा वैसे गया है। और डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार साहब जो प्रथम सरसंघ चालक थे, से लेकर आज के जो आदरणीय सरसंघ चालक हैं डॉक्टर मोहन भागवत, पिछले 100 साल में 6 सरसंघ चालक हुए। डॉक्टर हेडगेवार साहब, माधव सदाशिव गोलवलकर साहब, बाला साहब देवरस, केसी सुदर्शन और अंत में अभी वर्तमान में डॉक्टर मोहन भागवत जी हैं। सभी ने संघ को विस्तार करने में और संघ को मजबूत करने में और संघ के स्वयंसेवकों को राष्ट्र के सेवा में लगाने के लिए कार्य किया। और जैसे मैं बताया कि एक शाखा से शुरू होके आज 83,000 शाखाएं चल रही हैं संघ के। 25 अनुसांगिक संगठन चल रहे हैं, जिसमें भारतीय मजदूर संघ मजदूरों को सेवा के लिए, मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए कार्य कर रही है। विद्या भारती जो 30,000 स्कूलों के संचालन कर रही है, और वनवासी कल्याण आश्रम जो हमारे आदिवासी भाई बहन हैं, उनके शिक्षा के लिए, शिक्षा के उत्थान के लिए, आर्थिक उत्थान के लिए, उनके कल्याण के लिए कार्य कर रही है। और पिछले 100 साल से जो संघ से जो जुड़ता है और संघ के जो कार्य करता है, वो निष्काम योग से मां भारती की सेवा करता है।
उसको ये उम्मीद नहीं रहता या व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण नहीं रहता कि मेरे को कौन सा पद मिलेगा या किसी राजनीति में जाके मैं पद धारण करूंगा, ऐसा कोई लक्ष्य नहीं रहता है। निष्काम कर्मयोग से स्वयं सेवक जो हैं सेवा करते हैं। और कुछ स्वयं सेवकों को जो भाजपा में जुड़ने के लिए, सेवा के लिए भेजा जाता है, वो भी समर्पण भाव से सेवा करते हैं। आप सब जानते हैं कि जनसंघ की स्थापना हुआ तो सबसे पहले भंडारी जी, नानाजी देशमुख और कई स्वयंसेवकों को राजनीतिक दल में सेवा करने के लिए भेजा गया और संगठन के महत्वपूर्ण पदों में रहे। बलराज माधोक जी हैं। और उसके बाद जो संघ के प्रचारक से भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ में शामिल हुए, अटल बिहारी वाजपेयी जी, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री रहे और देश को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। अभी वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पिछले 11 साल से देश सेवा में लगे हुए हैं और उनके हर कार्य और देश के बारे में जो योजना है वो संघ के संस्थापक परम आदरणीय डॉक्टर हेडगेवार साहब के जो मंशा था कि एक आदर्श भारतीय संस्कृति, भारतीय सनातन और भारतीय व्यवस्था के अनुसार देश के निर्माण होना चाहिए और भारत को आगे बढ़ना चाहिए, उसी मंशा के अनुसार भारत आगे बढ़ रही है अभी वर्तमान सरकार के नेतृत्व में। और शताब्दी वर्ष के 2 अक्टूबर के पूर्व संध्या में अभी भारत सरकार ने 100 रुपये के सिक्का और डाक टिकट स्मृति में, संघ के शताब्दी वर्ष की स्मृति में जारी किया है। सभी स्वयंसेवकों को और भारत सरकार को इसके लिए बधाई और भारत सरकार को धन्यवाद कि संघ के जो राष्ट्र के प्रति समर्पण के साथ जो सेवा है उसके लिए उसने डाक टिकट और 100 रुपये के सिक्के जारी किया है। जैसे मैंने बताया कि संघ का विस्तार आज भारत तक ही सीमित नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे 50 से 55 राष्ट्रों में इनके संगठन या अनुसांगिक संगठन कार्य कर रहे हैं। और शताब्दी वर्ष में जो संघ ने पंच परिवर्तन जो लक्ष्य रखा है वो भी सभी स्वयंसेवक और संघ इसको अपनाएंगे और इसको समाज में लागू करेंगे। पंच परिवर्तन महत्वपूर्ण है कि पहला स्वदेशी। स्वदेशी का मतलब है कि दूसरे राष्ट्रों के से आत्मनिर्भरता को समाप्त करके स्वदेश में निर्मित जो भारत सरकार मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया अभियान चला रहा है और भारत को आत्मनिर्भर स्वावलंबन बनाने के कार्य कर रहा है। तो स्वदेशी का मंत्र का मतलब है कि हर भारतीय प्रयास करे कि स्वदेश में निर्मित वस्तु, भारत में निर्मित वस्तुओं का उपयोग करे, चाहे
कंपनी के ओनर कोई भी हो, अगर भारत में निर्मित है, भारत के लोगों को रोजगार मिल रहा है और भारत में उत्पादित हो रहा है, उसका उपयोग करें। दूसरा है नागरिक कर्तव्य। आप लोगों ने देखा होगा कि आज से 10-15 साल पहले नागरिक कर्तव्य के नाम पे भारतीय लोगों में उत्सुकता और जागरूकता बहुत कम थी। जैसे एक सफाई अभियान को ले सकते हैं। आज से 11 साल पहले जो सफाई अभियान शुरू किया गया, स्वच्छता अभियान, उसके पहले किसी भी कचड़े को, किसी भी खाद्य पदार्थ के पैकेट को, पानी के बाटल को, कोल्ड ड्रिंक के बाटल को जहां तहां फेंक देते थे लोग। लेकिन आज स्वच्छता अभियान के कारण उसको डस्टबिन में डालते हैं, एक निश्चित जगह में रख रहे हैं और स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ रहा है। और राष्ट्र के प्रति जो नागरिक कर्तव्य है कि एक अनुशासित नागरिक कैसे रहना चाहिए, राष्ट्र के प्रति समर्पित कैसे रहना चाहिए, ये नागरिक बोध भी लोगों में बढ़ रहा है, जो नागरिक कर्तव्य के रूप में आता है। तीसरा, पर्यावरण। आज पर्यावरण का दोहन विश्व में इतना हो रहा है कि आज क्लाइमेट चेंज हो रहा है, आज ग्रीन हाउस प्रभाव हो रहा है और आज पर्यावरण के संरक्षण के लिए कदम उठाने के लिए और पर्यावरण की संरक्षण करने की समाज को आवश्यकता है, देश को आवश्यकता है, सबको आवश्यकता है। तो इस पर्यावरण संरक्षण का उद्देश्य भी पंच परिवर्तन में संघ ने रखा है शताब्दी वर्ष में। सामाजिक समरसता। सामाजिक समरसता तो आज से 50 साल पहले बहुत अधिक था, लेकिन बहुत कम होने के बावजूद भी अभी भी सामाजिक समरसता की आवश्यकता है। आज भी जाति के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे, भाषा के नाम पे लोगों में बहुत विभेद है, एक दूसरे के प्रति घृणा है और जाति के नाम पे और भाषा के नाम पे, क्षेत्र के नाम से कुछ राजनीतिक दल भी बन गए हैं जो ऐसे कार्यों को बढ़ावा देते हैं। इसको भी हमें हतोत्साहित करते हुए सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने की जरूरत आज भी है। पांचवा, कुटुंब प्रबोधन। कुटुंब प्रबोधन का आशय यह है कि आज एक परिवार कैसे होनी चाहिए, परिवार में कैसे संस्कृति होनी चाहिए, परिवार में कैसे एकता होना चाहिए, बुजुर्गों को कैसे परिवार में सम्मान देनी चाहिए। और आज परिवार में जो विभाजन की अवधारणा है, छोटे परिवार की जो कॉन्सेप्ट है, संयुक्त परिवार विघटित हो जा रहा है। ये भी एक समाज में और परिवार में जो आदर्श स्थापित होता है, जिसमें बुजुर्गों, माँ बाप को जो सम्मान दिया जाता है, वो खंडित हो रहा है। तो एक आदर्श परिवार जिसमें संस्कृति का सम्मान हो, परिवार में अनुशासन हो, भारतीय संस्कृति के अनुरूप परिवार हो, परिवार में बुजुर्गों को माँ बाप का जो सम्मान मिलना चाहिए वो हो, तो एक आदर्श परिवार से आदर्श समाज का निर्माण होता है और आदर्श समाज से एक आदर्श राष्ट्र का निर्माण होता है। तो संघ के जो पंच परिवर्तन का लक्ष्य जो रखा है शताब्दी वर्ष में, ये भी एक आदर्श समाज और आदर्श राष्ट्र, विकसित राष्ट्र के निर्माण के मार्ग
प्रशस्त करेंगे और संघ के इन्हीं आदर्शों, उद्देश्यों और इन्हीं आदर्श वाक्यों के तहत ही वर्तमान भारत सरकार पिछले 11 साल से कार्य कर रही है और भारतीय संस्कृति, भारतीय सनातन परंपरा, भारतीय आदर्श, भारतीय उच्च आदर्श को स्थापित करने के लिए संघ भी प्रयासरत है और भारत सरकार भी प्रयासरत है। तो मैं चाहूंगा कि संघ के जो आदर्श हैं, संघ की जो उद्देश्य हैं और संघ की जो प्रण है, जो पंच परिवर्तन बताया, उसमें सभी सेवक कार्य करते हुए, निष्काम कर्म योग से कार्य करते हुए देश को आगे बढ़ाएंगे, समाज को सुव्यवस्थित करेंगे और संघ के ही आदर्श वाक्यों को समाज में स्थापित करने के लिए सभी स्वयंसेवक और सभी भारतीय कार्य करेंगे और भारत विकसित देश बनेगा। इन्हीं कामनाओं के साथ मैं आज इस विश्लेषण को समाप्त करता हूं। आप सबको नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।